नमस्कार। देश रोजाना पर वक्त है प्राइम टाइम का। आज प्राइम टाइम का हिस्सा जो खबरें बनी हैं उनमें मुख्य है प्रदेश के मानसून सत्र में विपक्ष का रौद्र रूप, बात प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी की होगी, बात देश की सियासत की भी करेंगे, बात जनगणना पर भी, सरकार के हलफनामे पर भी होगी, बात चंद्रयान की भी होगी। सबसे पहले दिन भर की सुर्खियां। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दावा, दिसंबर में हो सकते हैं लोकसभा चुनाव। दीदी बोली बीजेपी ने शुरू कर दी हैं तैयारियां। नेपाल में भारी बारिश से बिहार की नदियों में उफान, सहरसा, सुपौल और सैकड़ों गांव पानी में डूबे। बीजेपी की जन या आशीर्वाद यात्रा पर कमलनाथ का तंज, कहा काट की हांडी बार बार नहीं चलती। ब्रिटेन अमेरिका के बाद यूरोप दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी, पेरिस में छात्रों को करेंगे संबोधित। जातिगत जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का संशोधित हलफनामा, राज्यों को अधिकार वाला पैरा हटाया गया। G20 की बैठक से पहले पीएम मोदी ने की रूसी राष्ट्रपति से बातचीत, द्विपक्षीय मुद्दों पर हुआ मंथन। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को स्क्रीनिंग कमेटी की हुई बैठक। आइए सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का आखिरी दिन प्रश्नकाल की कार्रवाई के साथ शुरू हुआ। सदन में कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने कैट का मामला उठाया और कैट में अभ्यर्थियों की आयु में छूट देने की बात कही। उनका कहना था कि जो बच्चे कैट पास कर चुके हैं उनको कब नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, इसके साथ ही कैट के क्वेश्चन पेपर सेट करने वाली एजेंसी पर क्या कार्रवाई हुई, यह सवाल भी पूछा गया। सीएम खट्टर ने कहा कि सरकारी नौकरियों में सिलेक्शन का बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ग्रुप डी की अलग अलग पोस्टों के लिए अलग कैडर भी बनाया गया है। एक वक्त के बाद यदि सिलेक्ट कैंडिडेट विभाग बदलना चाहे उसके लिए भी प्रावधान किया जा रहा है और ग्रुप सी में भी यह प्रावधान लागू किया जाएगा। सीएम खट्टर का कहना है कि कैट में कुछ भी गलती नहीं है। सीएम के इस जवाब पर किरण चौधरी ने ऐतराज जताया तो वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने नू हिंसा के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि कांग्रेस के विधायक मामन खान को 30 तारीख को पूछताछ के लिए बुलाया गया है कि उन्होंने इस तरीके का बयान क्यों दिया था। प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें लगातार आ रही हैं। एसआर की तिगड़ी मिलकर पूर्व सीएम हुड्डा पर शब्दों के बाण भी चला रही है और अब इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्य मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा ने भी एक भविष्यवाणी कर दी है। उनका कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी शैलजा सुरजेवाला और किरण को आगे करके चुनाव नहीं लड़ती है तो सत्ता में जरूर लौटेगी और जनता को अगर यह दिखाई देगा कि हुड्डा परिवार के अलावा कांग्रेस में कोई नहीं है तो कांग्रेस सत्ता में कभी नहीं आएगी। कृष्णमूर्ति हुड्डा कहते हैं कि मैं लिख कर देता हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे से प्रदेश में 3/4 आबादी वाला वर्ग नाराज है। अगर कांग्रेस जितना भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे करेगी उतनी ही कांग्रेस पीछे चली जाएगी। और तो और कृष्णमूर्ति हुड्डा ने तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भ्रष्ट राष्ट्र की संज्ञा भी दे दी और कहा कि अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को राजनीतिक तौर से उभारने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में सभी जाट नेताओं को मार कर रख दिया है। उन्होंने परिवार के लिए लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा समेत कोई भी कुर्सी नहीं छोड़ी। कृष्णमूर्ति हुड्डा ने तो यह भी दावा किया है कि वे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सीनियरिटी उनके सामने कुछ भी नहीं। तो वहीं प्रदेश के पूर्व गृह राज्य मंत्री और पंजाबियों की आवाज बुलंद करने वाले वरिष्ठ कांग्रेस लीडर सुभाष बत्रा ने कहा है कि वे जल्दी ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और प्रदेश की जमीनी हकीकत से उनको रूबरू कराएंगे। उनका यह भी कहना है कि रोहतक में कांग्रेस सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर तक ही सीमित है। कांग्रेस पार्टी 4 दीवारी में बंद है। सीएम खट्टर से मुलाकात पर उनका कहना है कि वे कांग्रेस के ओरिजिनल आदमी हैं, लेकिन राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। गौरतलब है कि पूर्व राज्य मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा और सुभाष बत्रा की कुछ दिनों पहले ही सीएम खट्टर से मुलाकात हुई थी और सियासी गलियारों में अटकलें तो यह भी लगाई जा रही हैं कि ये दोनों बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रदेश कांग्रेस की गुटबाजी आने वाले चुनाव में क्या गुल खिलाती है। लेकिन देश की सियासत में जब से महागठबंधन का महाजुटान हुआ है उसमें बवाल मचा पड़ा है। कभी उसके नाम को लेकर बवाल बचता है तो कभी आपस में गुटबाजी की खबरें आती हैं और खबरें ये भी आ रही हैं कि इस गठबंधन के संयोजक बनने को लेकर भी बवाल मच रहा है।
क्योंकि लालू प्रसाद यादव उसमें रोड़ा अटका रहे हैं। उन्होंने गोपालगंज में कहा था कि इंडिया में एक नहीं कई संयोजक होंगे। अब लगता है कि नीतीश बाबू उनकी बातों को दिल से लगाकर बैठ गए। तभी तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ साफ कर दिया है कि मैं एनडीए घटक दलों का संयोजक नहीं बनूंगा, इंडिया के संयोजक घटकों का संयोजक नहीं बनूंगा, कोई और बनेगा। ऐसी मेरी इच्छा है भी नहीं कि मैं संयोजक बनूं, क्योंकि मैं तो चाहता हूं कि विपक्ष एकजुट हो और उसी कोशिश मैं कर रहा हूं। हालांकि जदयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा है कि नीतीश इंडिया गठबंधन के फाउंडर हैं, इसलिए वे किसी भी बड़े पद के योग्य हैं। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव का कहना है कि मुंबई बैठक में जो भी फैसला होगा उस फैसले को सभी मानेंगे। नीतीश का यह बयान तब आया जब बीजेपी और उसके गठबंधन के नेता लगातार यह कह रहे थे कि नीतीश विपक्षी गठबंधन के संयोजक बनना चाहते हैं। अब बात सरकार के उस फैसले पर जिसने नई बहस को जन्म दे दिया है। दरअसल बिहार की जातिगत जनगणना का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जिस पर सुनवाई भी चल रही है। इसी बीच कोर्ट में केंद्र सरकार के हलफनामे को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर 2 अलग अलग एफिडेविट जमा करा दिए हैं और दोनों एफिडेविट में अलग अलग बातें कही गई हैं। घंटे भर में ही जातिगत जनगणना के मामले पर केंद्र के यू टर्न पर बवाल मच गया। पहले हलफनामे में केंद्र की तरफ से कहा गया कि जनगणना या जनगणना जैसी किसी भी प्रक्रिया करवाने का अधिकार मात्र उसी के पास है, यानी केंद्र के पास है, और कोई संस्था जनगणना या जनगणना जैसी प्रक्रिया नहीं करवा सकती है। लेकिन इस हलफनामा के कुछ ही घंटे बाद सरकार ने दूसरा हलफनामा भी पेश कर दिया और उसमें सरकार ने पैरा 5 को ही हटा दिया, जिस पैरा में 5 में ये बात कही गई थी। नए हलफनामे में केंद्र ने यह तो जरूर कह दिया है कि जनगणना अधिनियम 1948 के तहत मात्र केंद्र के पास ही जनगणना करवाने का अधिकार है, लेकिन इसमें जनगणना जैसी कोई अन्य प्रक्रिया शब्द को हटा दिया गया। अब केंद्र की इस बात को चूक माना जाए या फिर डैमेज कंट्रोल, इसी पर नई बहस छिड़ गई है। चलिए अब बात करते हैं चंद्रमा पर छाने वाली ठंडी अंधियारी रात की। दरअसल चंद्रयान 3 मिशन के रोवर विज्ञान को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग किए हुए 1 हफ्ता हो चुका है। इसरो के मुताबिक चंद्रमा की सतह पर अपने स्थान से कुछ मीटर पहले ही एक क्रेटर के सामने आने के बाद प्रज्ञान को अपने रास्ते पर वापस जाने का आदेश दिया गया था। वहीं एक लूनर डे पूरा होने में 10 दिन से भी कम समय बचा है। एससी के निदेशक नीलेश एम देसाई के मुताबिक चंद्रयान 3 का प्रज्ञान समय के विरुद्ध दौड़ में है और इसरो वैज्ञानिक इसे कवर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। माध्यम से अज्ञात दक्षिण ध्रुव की ज्यादातर दूरी तय करने की कोशिश भी की जा रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रज्ञान रोवर चंद्रमा 14 दिन चंद्रमा पर वक्त बिताने के बाद अगले 14 दिन पृथ्वी दिवस के बराबर घनी अंधियारी रात आएगी और इस दौरान प्रज्ञान ओवर का काम करना बहुत ही मुश्किल भी हो जाएगा। इसके साथ ही चंद्रमा पर अंधेरा छा जाएगा और चंद्रयान के कई उपकरण स्लिम मोड में चले जाएंगे। वहीं तापमान -180 से 250 डिग्री तक नीचे गिर सकता है और ऐसे में यान और सौर ऊर्जा भी नहीं ले पाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा और चंद्रयान 3 के उपकरण रिवाइव हो पाए तो हम दक्षिणी ध्रुव का और डाटा प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम यही उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो और हमारा देश उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ता रहे। चलिए आज के प्राइम टाइम में दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी उन्हीं मुद्दों के साथ जो रखते हैं आपसे सरोकार। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।